नमस्कार। कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। भारत 1947 में आजाद होने के बाद अपने 74वां जो 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 वर्षगांठ है जिसको कहें, या 75वें वर्ष में अपने आजादी के प्रवेश करेगा। और इस मौके पर सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आजादी हमें कितनी हासिल हुई है, आम आदमी के पास कितनी है, जो माइक्रो लेवल पे उसको कितनी आर्थिक आजादी के औजार उसके पास उपलब्ध हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि आर्थिक आजादी क्या आम आदमी जिसकी आय बहुत कम है वो भी हासिल कर सकते हैं, या सिर्फ आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों की दुनिया का के मामला है, सिर्फ अमीरों के लिए होती है। हम इसी पर आज बात करेंगे और हम जानेंगे कि बचत, निवेश और आर्थिक आजादी का क्या रिश्ता है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं राधिका गुप्ता जी, जो कि एडलवाइज की एमडी और सीईओ हैं। एक तरह से आप रॉक स्टार की हैसियत आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बनी हुई है। और 35 साल की उम्र में लगभग आप जिस स्थिति में पहुंची हैं वो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम रैक्स टू स्टार पहुंचे हैं। मतलब जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जमीन से उठ के ऊपर पहुंचे हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। ये उपलब्धि बहुत कम लोगों को हासिल होती है। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, कैपिटल टॉक में। आप पत्रकार से इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक आजादी का सफर होता है वो कहाँ से शुरू होता है। एक आम आदमी के जीवन में बचत से शुरू होता है, और बचत के लिए क्या प्रेरणा मिलती है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? नमस्ते और आज़ादी के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक आर्थिक आज़ादी का जो सफर होता है वो बचत से ही शुरू होता है, क्योंकि निवेश तभी होगा जब बचत आप करेंगे। तो सबसे पहले बचत की बात करना जरूरी है, और खास करके आज की युवा पीढ़ी में, आज के जमाने में जहाँ स्पेंडिंग इतनी आसान है, जहाँ इतनी सारी चीजें हैं, जहाँ आप खर्चा करना चाहते हैं। आई थिंक सबसे पहले जो हमें घरों में सिखाया जाता है कि थोड़ा अपनी चादर कम फैलाएं और थोड़ा बचत करें। हाँ, पैसा जब आप कमाएं तो उसे एंजॉय करें, ये जरूरी है, लेकिन बचत की एक आदत डालें, और जितनी जल्दी आप ये आदत डालें उतना बेटर है। तो अगर आप 21 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में कमाने लगे, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेविंग, एक छोटी से भी छोटी अगर आप बचत महीने की करें, और कहें कि ये भाई जैसे मैं टैक्स देता हूं, मैं मुझे बचत भी करनी है, ये काम मुझे करना ही है, तो उसके बाद आप निवेश की बात कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न की बात कर सकते हैं। हम बहुत बार ये शेयर बाजार में भी रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। तो आजादी का सिलसिला तो बचत से ही शुरू होता है। जी, तो बचत का जो सफर शुरू होता है वो उसका निवेश से क्या रिश्ता बनता है? क्या बचत निवेश के लिए मतलब सिर्फ बचत कर लें, और निवेश को कहीं पे सुरक्षित स्थान कहाँ पे होते हैं उसके? तो बचत करने के बाद इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे निवेश करना चाहता हूँ। और साधारण मायनों में अलग अलग निवेश के एसेट क्लासेस होते हैं। इक्विटी होता है, डेट होता है, और ये अलग अलग तरीके से चलते हैं, इनके अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे जो इक्विटी में निवेश करने वाले लोग हैं वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जिससे कि उनको वेल्थ क्रिएशन हो, लेकिन एक सेफ्टी का भी, जैसे आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक बार आपने बचत कर ली तो आपको ये सोचना है कि मुझे इस पैसे का करना क्या है, क्योंकि आदमी पैसे किसी चीज के लिए कमाता है, बैंक अकाउंट में रखने के लिए तो कमाता नहीं है, आजादी के लिए कमाता है। इसलिए कमाता है कि कभी मुझे बिजनेस शुरू करना है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई उपाय तो होता है। तो कितने लंबे समय का मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बेसिस पे आदमी फिर डिसाइड करेगा कि निवेश कहाँ करना है। जैसे जो लंबे समय का पैसा है वो फायदे से इक्विटी में जाएगा, जो अभी 2-3 सालों में पैसा चाहिए वो सेफ एसेट्स में जाएगा। तो इस हिसाब से आदमी जाके अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाता है। जी, आपने काफी इस तरह के शब्दों की बात की जो कि थोड़े से आम आदमी के लिए थोड़े से निवेश के उच्च स्तर की बात हो गई है। राजेश सोटानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सोटानी जी, माफ करिए, हमारे साथ राधिका जी जुड़ी हुई हैं, और मैं भूल गया कि आपकी 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 उपस्थिति से इतना प्रभावित था कि मैं भूल गया कि हमारे साथ राजेश जी भी हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहे हैं, तो मैं, माफ करिए, मैं आपकी उपस्थिति को मैं शुरू में नजरअंदाज कर दिया। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, संक्षेप में हमें आप पहले भी समझाते रहे हैं कि बचत की आदत कैसे लगाएं, बचत शुरू कहाँ से होती है। क्योंकि लोगों के पास भारत में इनकम बहुत कम है, आम आदमी की,
तो वो बचत उसके लिए लगता है कि ये तो डिफर्ड चीज है, इसको टाला जा सकता है लंबे समय तक, जब तक टालें, जब तक टाल लिया है। जब हमारे पास अच्छा, सोचते हैं कि अच्छा पैसा आएगा तो बचत करेंगे, तो ये एटीट्यूड कहाँ तक सही होता है? बचत की आदत कैसे शुरू करें? सबसे पहले पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम रखा आर्थिक आजादी का, जो आम निवेशकों को समझ में आए कि कैसे बचत करें। और आज जो अपना स्वाधीनता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बचत हमारे खून में, हमारी रग रग में शुरू से होनी चाहिए बचत की आदत। हिंदुस्तान शुरू से ही बचत प्रधान देश रहा है। 26 से 28% यहाँ पे हम टोटल अपनी इनकम की बचत करते आए हैं। दुर्भाग्य से 30 से 35% की जनता ऐसी है हिंदुस्तान में जो डेली कमाती है और खाती है, फिर भी वो लोग अपना गोल्ड में, थोड़ा बहुत चांदी में, किसी ना किसी तरीके से बैंक में बचत करते हुए आए हैं। अब बैंक अकाउंट भी काफी ज्यादा हो गए हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये भी कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर प्रारंभिक काल से ही बचत के ऊपर एक दो अध्याय होने चाहिए, जिससे बच्चों को शुरू से ही मालूम चले कि मुझे पैसा कैसे बचाना है। बचत करने की आदत होने के बाद एक लेवल के बाद हमको सोचना होता है कि हमको कहाँ लगाना। जैसे राधिका जी ने बहुत अच्छा कहा कि पैसा कहां पर लगाना, ये सब डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। आपका गोल क्या है और आपका कितने समय बचत करने का टाइम पीरियड है, उन दोनों के ऊपर बचत करने का कहां पर करना है चालू होता है। मेन चीज ये है कि पहले बचत करने की आदत को डेवलप की जाए, ये बहुत जरूरी है। इसी कारण हम लोग इनकम टैक्स की सरकार रिबेट भी देती है कि आप लोग बचत करें। बचत करने की आदत को डेवलप करने के बाद तब डिसाइड करना है कहां पर पैसा लगता है, पहले आदत बहुत जरूरी है। तो बचत की आदत लगे कैसे? क्योंकि बचत करना, जब आपकी आय कम होती है तब लगता है कि ये जो आगे पता नहीं काम में आएगा कि नहीं आएगा, कितना सुरक्षित होगा। अगर उसकी जैसे वैल्यू कम हो गई है, महंगाई बढ़ रही है लगातार, तो वो कितने काम में आएगी? तो ये जो सवाल लोगों के मन में होते हैं, इनके क्या जवाब है राधिका जी? कि बचत आदत कैसे लगाएं? कोई पेरेंट को आदत लगानी होती है या अपने आप में डेवलप करनी होती है, या फिर सरकार इसके लिए प्रमोट कर सकती है? तो आई थिंक इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हम जिस समाज में पढ़े बले हैं, हर घर में बताया जाता है कि पैसे बचा के रखने चाहिए। जैसे सुधानी जी ने कहा, हम तो एक सेवर्स नेशन है। हर घर घर में पैसे की कीमत सिखाई जाती है। जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरी मम्मी बार बार कहती थी, कुछ भी सामान लो घर के लिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए। इसमें सबसे पहला शब्द आपको जो आता था, सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो ये जो पैसे की वैल्यू है, ये तो हमें बचपन से ज्यादातर हिंदुस्तानी घरों में सिखाई जाती है। बल्कि जब पॉकेट मनी भी दी जाती थी तो थोड़ा सा उसको भी बचा के रखते थे। तो बचत की एक पैसे की वैल्यू की बेसिक आदत तो हिंदुस्तानी में होती है। मैं ये कहूंगी कि आपकी जो भी इनकम है, अगर आपकी महीने की 5,000 रुपए की भी इनकम है या 10,000 रुपए की भी इनकम है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग हालात होते हैं। आप ये टारगेट करिए कि आप मिनिमम 10% बचाएंगे। चाहे आप महीने का 500 रुपए या 1,000 रुपए बचाएं, आप उतना भी बचाना वो शुरू कीजिए। और ये मत सोचिए कि ये कम है, क्योंकि जब देखिए आप 20-22 साल की उम्र में पैसे बचाते हैं तो आप उस पैसे को वक्त देते हैं। जब आप जिसमें भी बुरे से भी बुरा निवेश करेंगे ना, तो आपको वक्त मिलेगा कि वो निवेश बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ 500 रुपए बचाए। मैंने जब निवेश करना शुरू किया था और बचत करनी शुरू की थी तो पहले पैसे बचाए, 2-3 साल उनका कुछ निवेश नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। बाद में एसआईपी के जरिए निवेश करते करते अब जब पोर्टफोलियो का साइज देखते हैं तो लगता है इतने पैसे कैसे बच गए। तो एक आदत डाल लीजिए कि चाहे वो 10% हो, चाहे वो 15% हो, और ये मत सोचिए कि 500 रुपए हैं और कोई और 5,000 बचा रहा है। आप अपनी पावर में, आप अपने कंट्रोल में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं वो करिए, और इसको एक मंथली आदत बना लीजिए। वो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि आदतें ना जिंदगी को थोड़ा आसान कर देती हैं। लेकिन इसको आर्थिक आजादी से बार बार संबंध जोड़ा जाता है कि आप बचत करते हैं तो आर्थिक रूप से आजाद होते हैं। एक किस तरह से रिश्ता बनता है? क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम, अगर हम देश की बात करें तो वो अलग मायने होते हैं। उसका लगभग मतलब होता है कर्ज से मुक्ति हो। लेकिन आर्थिक आजादी आम आदमी के जीवन में क्या कर्ज से मुक्ति है? क्योंकि अधिकांश कंपनियां कर्ज में होती हैं, फिर भी वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होती हैं। तो ये रिश्ता थोड़ा सा आम आदमी के जीवन में कैसे बनता है? बचत से क्या रिश्ता है उसका? तो आई थिंक अगर मेरे से आप पूछें कि आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, आर्थिक आजादी का ये मतलब है
कि आप आत्मनिर्भर हैं अपने खुद के फैसले लेने के लिए। आपको किसी से ना पैसे मांगने पड़ते हैं। कर्ज तो एक बात होता है, लेकिन अगर आपको कोई फैसला लेना है जिंदगी में, जैसे मैं लड़की हूँ, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है 25 साल की उम्र में, अपना छोटा सा कुछ कारोबार शुरू करना है, नौकरी नहीं करनी है, अपना कारोबार करना है, शादी 2 साल बाद करनी है, जो भी है, ये जो सिलसिले आते हैं, क्योंकि मैंने बचत की है, मैंने कुछ निवेश किया है, मेरे पास एक कॉर्पस है, मेरे पास पैसे हैं कि मैं वो फैसले खुद ले सकूं, मैं आजाद हूं कि मैं वो फैसले ले सकूं बिना अपने पापा से पूछे, बिना अपने भाई से पूछे। तो मुझे बचपन में यही सिखाया गया कि चाहे तुम जो भी करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर्थिक आजादी आपके पास इसलिए होनी चाहिए जिससे कि आपको किसी से पूछना ना पड़े जब आपको फैसले लेने पड़े। और अगर आपके पास थोड़े से भी, मैंने लड़कियों के साथ देखा है, अगर उनके पास थोड़े से भी उन्होंने पैसे बचाए होते हैं ना, तो उनका जो हाल ढाल होता है, एक जो कॉन्फिडेंस होता है, एक वो ही उसे आजादी कहते हैं मेरे मायने से। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात राधिका जी ने कही है कि यार जब आप बचत होती है तो कॉन्फिडेंस आपका जो होता है वो दिखता है कि आपके पास पैसे रखे हुए हैं और आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों के मामले में विशेष रूप से तो राजेश जी, क्या लड़कियां सामान्यतः महिलाएं ज्यादा बचत करती हैं? आपको लगता है कि वो हैबिट उनमें ज्यादा डेवलप होती है? क्या वही हमारे अगर लड़के भी वो आदत डालें तो कैसे डालेंगे, क्या कहेंगे आप? हालांकि ये सवाल थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, बताएं। नहीं स्वतंत्र जी, जैसे आपने पहले, इससे पहले भी आपने राधिका जी से बात की थी, हमारे तो प्राचीन काल से ही बचत को प्रोत्साहन किया जाता है। बच्चा जैसे जरा सा संभलता है उसको गुल्लक दी जाती है, तो गुल्लक भी एक बचत का माध्यम है। और जब बच्चा गुल्लक में से पैसे निकालता है तो कितना खुश होता है, आप उसके चेहरे की उस खुशी को नहीं देख सकते। तो ये जो बचत है ये भी गुल्लक है, जो बचत के माध्यम है। लड़कियां, महिलाएं, क्योंकि महिलाएं घर भी चलाती हैं तो वो शुरू से ही ज्यादा बचत करती हैं। और हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि महिलाओं की बचत, अभी जैसे कोरोना का टाइम आया, उससे पहले नोटबंदी का टाइम आया, तो नोटबंदी के टाइम पे इतना ज्यादा लेडीज के पास से कैश बरामद हुआ, जो मालूम चला कि लेडीज कितनी अच्छी बचत करती है। कोरोना के टाइम पे कैश की बहुत दिक्कत हुई। कोरोना ने समाज को कुछ पॉजिटिव भी सिखा कर दिया। कोरोना ने समाज को सिखाया कि आपके पास बचा हुआ पैसा ही काम आएगा, 3-4-5 महीने का घर का राशन का पैसा काम आएगा। कोरोना ने समाज को सिखाया कि हम लोग आपस में, रिश्तेदार दूर रह के भी कैसे आपस में एक आए, अड़ोसी पड़ोसी। तो बचत की आदत महिलाओं में ज्यादा होती है। पुरुषों को उनसे ये चीज सीखनी चाहिए। और जैसा राधिका जी ने कहा कि महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए पैसा का कॉर्पस होना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे यहाँ पे ऐसे केस हो जाते हैं कि लड़की की शादी के बाद उसको कोई तकलीफ आती है, तो हर पेरेंट का ये सपना होना चाहिए कि अपनी लड़की के लिए इतना पैसा बचपन से स्टार्ट कर दे कि जब उसकी शादी के बाद उसको फाइनेंशियल सेफ्टी मिले। स्वतंत्र जी, पहले हम लोग प्लानिंग करते थे लड़कियों की शादी के लिए। हिंदुस्तान में लड़कियों की शादी का खर्चा एक बहुत बड़ा माना जाता था। समय चेंज हो रहा है। आज की तारीख में एक अच्छा प्राउड पेरेंट्स प्लानिंग करता है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे अच्छी एजुकेशन दूं, उसके लिए लोन ले लूंगा, शादी के लिए लोन नहीं लूंगा। तो बच्ची को अच्छी एजुकेशन देके आप इस ढंग से सेट करें कि वो फाइनेंशियल उसको शुरू से सिखाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम दे। स्वतंत्र जी, मैंने इसी कारण मतलब 2018, 17, 19 में ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट रिटायरमेंट प्लान लड़कियों को सेल किया। मतलब लड़कियों को रिटायरमेंट प्लान आप 15-17 साल की लड़कियों को दे रहे हैं, तो सामने वाला हंसने लगता है, बोला अभी तो 15-17 साल की उम्र बच्चों के पढ़ने की है, शादी भी नहीं हुई, आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हो। जब हम उनको समझाते हैं कि 5-7-8 साल में लड़की के पास में 5-10-20 लाख का कॉर्पस हो जाएगा, उस पैसे से पूरी जिंदगी लड़की फाइनेंशियल सिक्योर्ड है। क्योंकि हमने आज शादी कर दी, बच्ची दूसरे घर में जा रही है, पता नहीं कब कोई उसको अर्जेंसी आ जाए। तो लड़कियों में ये आदत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और हम नवयुवक लड़कों से भी अपील करते हैं, उनको ये चीज सीखनी चाहिए। वो लोग अगर अपने पार्टी के मंथली खर्चे को देखेंगे, अपना जो अपन फालतू वेस्ट करते हैं, और उतने पैसे की सिर्फ अगर एसआईपी या और कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उनके पास भी एक अच्छा कॉर्पस आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अब जो तैयारी करते थे माँ बाप की आर्थिक आजादी बच्चों को उस शादी के बाद मिलती है। शादी के बाद उनका जो परिवार होगा वहां वो डिसाइड होगा, लेकिन
वो दहेज की आप तैयारी की बजाय आप तैयारी करें कि तो गिफ्ट की, दहेज को जिसको गिफ्ट कहा जाता है, उसकी बजाय आप तैयारी करें कि बच्ची के खाते में कितने पैसे हैं, और वो उसको बचत का एक बड़ा संदेश देती है, आपको भी और आपकी बिटिया को भी। सवाल यह है कि आर्थिक आजादी के जो औजार हैं वो क्या क्या हैं, वो औजार कौन से हैं और कितने सुरक्षित हैं? क्योंकि भारत में जो औजार माने जाते हैं वो एफडी है, गोल्ड है, इनको माना जाता है कि बहुत सुरक्षित है, इनमें पैसा आपका बचा रहता है, सेफ रहता है। तो क्या वो अब आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, क्या वो सुरक्षित रह गए हैं, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहे हैं? तो कितने भरोसेमंद रह गए हैं वो, राधिका जी? तो आई थिंक 3 तरह के औजार हैं जहां तक निवेश की बात है। एक तो आपने कहा जो सुरक्षित कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप उन्हें एफडी कह लीजिए, चाहे आप उन्हें पीपीएफ कह लीजिए, चाहे आप उन्हें एनएससी, पोस्ट ऑफिस कह लीजिए, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी, बेसिकली जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये हर आदमी के निवेश में होने चाहिए क्योंकि सेफ्टी बहुत मायने रखती है, खास करके जब आपने निवेश ना किया हो, आपको आदत नहीं है कि पैसा ऊपर नीचे जाता है, तो इनका वैल्यू बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो आपका एफडी है या सेफ, वो उसका वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसी से काम हो सकता है क्या, ये दूसरा सवाल है। क्यों? जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अगर आप कुछ भी ना करें और सिर्फ आप अपनी एफडी में पैसा लगाएं, आपको 5-6% मिले, उस पर आप टैक्स भी देते हैं, कुछ लोग तो टैक्स भी देते हैं, महंगाई 4-5% है, तो एक्चुअली आपका पैसा बढ़ नहीं रहा साल पर साल। तो आपका जो आर्थिक आजादी की तरफ सफर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आप सिर्फ सेफ्टी करेंगे। तो सेफ्टी जरूर रखिए, लेकिन कुछ पार्ट। दूसरा आई थिंक एक आपकी कैटेगरी है वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसे हम साधारण तरीके से शेयर मार्केट कहते हैं। अब आप चाहे शेयर मार्केट में निवेश करिए, चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, चाहे एसआईपी करिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये है इक्विटी, ये कंपनी इसमें पैसा लगाता है, ये ऊपर नीचे भी जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि लंबे समय में जहां एफडी आपको 5-6% देती है, ये आपको 10 से 12% देगा। तो ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। और तीसरा औजार खासकर जो लेडीज जानती हैं वो गोल्ड है, जो कि आमतौर से लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। मेरे हिसाब से जब आप एक निवेश करने की सोचे, तो निवेश जैसे हम खाना खाते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं खाने के लिए, लेकिन हम सिर्फ सब्जी नहीं खाते, दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। एक डाइट में, अच्छी डाइट में सब कुछ होता है। सही मायनों में जो आपकी बॉडी के लिए जितनी दाल रोटी वो सब है, वैसे ही जितना सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़ा रिस्क टेकिंग वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट्स, इसका कॉम्बिनेशन होता है कोई भी निवेश। लेकिन जो अगर हम निवेश के जो भी उपकरण हैं, जो भी आप औजारों की बात कर रहे हैं, उनको देखें तो उसमें एक रिस्क होता है। जैसे आपने खुद माना कि रिस्क ऊपर नीचे होता है, तो वो रिस्क आदमी के, जो हमारे आम आदमी के दिमाग में बहुत रहता है कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा, फिर हम, इससे अच्छा है कि जितना है उतना तो बचा रहे। एफडी क्यों नहीं सेफ है? और उसमें आपको किसी के कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, आपको दुनिया भर के हिसाब रखने की जरूरत पड़ती है। तो एफडी में तो कोई हिसाब रखना नहीं है, आपका जो है ना, जो पैसा है सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, आपने किसी से पूछना भी नहीं है। तो देखिए आपको, हाँ, ये मेरे लिए सवाल था सुधानी जी के? जी राधिका जी, जी जी। अच्छा, तो आई थिंक आपको लगता है कि एफडी सेफ है, और सही मायनों में सेफ है। आप इन्वेस्ट करेंगे, आप निवेश करेंगे, आपके पैसे को कुछ होने नहीं वाला, डूबने नहीं वाला, ये तो एब्सोल्युटली बात सही है। लेकिन जब आप साल पर साल ग्रोथ देखेंगे, तो आप ये भूल जाते हैं कि हर साल देश में महंगाई 5% बढ़ती है। आपको शायद पता होगा, अगर आप किराया देते हैं तो आपके घर का किराया 5% बढ़ता है। आप फोन खरीदते हैं तो फोन की भी प्राइस 5-6% बढ़ती है। सब्जियों का आप किसी लेडी से पूछिए, दाम 5% से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो महंगाई में हर साल आई थिंक आपका 5-6 से 5-6% तो आपका होता ही है, उतना ही आप एफडी में कमाते हैं। तो हर साल अगर आप सिर्फ एफडी में निवेश करेंगे, तो आपके जो पैसे की वैल्यू है वो एक्चुअली साल पर साल कम होती जाएगी। तो सेफ लगता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली सेफ नहीं है। आपका पैसा टाइम के साथ कम वैल्यू होता जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग करना पड़ेगा।
और आपको लगता है कि ये रिस्क टेकिंग है, लेकिन ये रिस्क टेकिंग, ये जो बाजार का उतार चढ़ाव, ये जो हम न्यूज में देखते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ये रोज होता है। लेकिन अगर आप 7 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 5 साल के लिए, अगर आप सोच लें कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ 7 साल के लिए, मैं ऐसे कभी देखूंगा नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, मैं नेबर की नहीं सुनूंगा, मैं ऐसे देखूंगा नहीं, आप देखेंगे 7 साल में चांसेस आर के आप पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर आप कुछ बेसिक म्यूचुअल फंड कर लें, आप पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये जो डे ऑन डे लगता है कि ये बहुत वॉलेटाइल है, लंबे समय के लिए एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। मैं यहाँ पर स्वतंत्र जी कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली जब भी आप निवेश करते हैं तो अपने को 3 ही चीज देखता है निवेशक: सुरक्षा, तरलता, फिर रिटर्न। सबसे पहले पैसा सेफ होना चाहिए, जब चाहे तब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद रिटर्न। तो जो बैंक एफडी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की या डिफेंसिव पोस्ट ऑफिस की आरडी की बात है, पीपीएफ की बात है, एनएससी की बात है, इनमें हमको बैंक एफडी वगैरह में सिर्फ उतना पैसा लगाना चाहिए जितना हमको 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। इमरजेंसी फंड मुझको अचानक पैसा चाहिए तो वो बैंक एफडी है, वहां पर आप रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखते। आपका दिमाग माइंडसेट है कि मेरे बैंक में 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए रखे हैं, मैं किसी इमरजेंसी में एकदम निकाल के ला सकता हूं। वो आपने रिटर्न्स के लिए नहीं रखे। जब आपको अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग करनी पड़ती है तो आप रिटर्न्स को आगे रखते हैं। और रिटर्न्स, जैसा कि राधिका जी ने भी कहा, बैंक एफडी में आपको 100% नुकसान होगा, ये गारंटी है। मैंने क्या सेंटेंस यूज करा स्वतंत्र जी? आपको बैंक एफडी में 100% नुकसान होने की गारंटी है। जब आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देखेंगे तो बैंक एफडी 5 साल 10 साल में हमेशा माइनस में रिटर्न देगी। जब आपने अपना जो इमरजेंसी फंड है उसके अलावा प्लानिंग करनी है तो आपको हमेशा गोल्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी मार्केट, 3 ही जगह आदमी पैसा लगा सकता है जहां पर उम्मीद है कि अपन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देंगे। और उसमें भी सबसे जरूरी जो चीज होती है, जो इजीली आप तरलता कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, वो गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स इक्विटी है। जमीन को आप एक साथ आधो हाथ नहीं बेच सकते। जमीन में निवेश करने के लिए आपको एक साथ खूब सारा पैसा लगाना होता है। और हिस्टोरिकली अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स भी देखोगे तो वो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के आसपास ही आए हैं, इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया। तो अगर आप पिछले 10, 20, 30, यहां तक कि 50 सालों का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ इक्विटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको तरलता भी देता है, जो आपको सुरक्षित भी है। इक्विटी सुरक्षित है, लेकिन इक्विटी सुरक्षित है 5-7 साल के बाद। शॉर्ट टर्म में स्वतंत्र जी इक्विटी में काफी फ्लक्चुएशंस होता है, 100 रुपए के 95, 90 रुपए हो सकते हैं। लेकिन जब आपका टाइम होरिजन ज्यादा है, गोल बेस्ड आपने प्लानिंग करी है, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करी है, तो वहां पे 5, 10, 15 साल का समय होता है। तो वहां पर इक्विटी आपको सुरक्षित भी हो जाता है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है, जब आप चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली रिटर्न्स की जहां बात आती है, रिटर्न्स उसको बोलते हैं जो इन्फ्लेशन के ऊपर हम कमा रहे हैं। तो उसके अंदर एफडी आपको इमरजेंसी फंड के लिए करनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे निवेशकों का इनको समझ में भी आ रहा है। 5-7 साल में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने लोगों में बहुत अवेयरनेस करी, मीडिया में आप लोगों ने और हम लोगों ने, एडवाइजर्स ने भी बहुत मेहनत करी। अब पब्लिक को काफी अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि रिटर्न्स अपने को सिर्फ इक्विटी मार्केट से आएंगे। स्वतंत्र जी, अभी इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पूरे डेवलप कंट्रीज में 50 से 70% लोग हैं। तो अभी इंडिया में बहुत ज्यादा गुंजाइश है और वही आदमी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ला सकता है जो इक्विटी में निवेश करेगा। क्योंकि आपको रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक लेवल के बाद आपके पास खूब सारा लमसम पैसा हो जाता है। इनिशियल स्टेज में रियल एस्टेट में निवेश आप नहीं कर सकते। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो आप 500 रुपए महीना भी बचा सकते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए। थैंक्स टू एमफीएन, ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज की आपको इतनी छोटी रकम भी बचाने का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीका है।
आपको रोज मालूम है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, आप जब चाहे तब 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो ये मैं अपना तरफ से सब आपको सबमिशन देना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि रिटर्न का जो सवाल है वो काफी कुछ आपके मैक्रो जो मेरा पैरामीटर है इकोनॉमी के, उनसे जुड़ा होता है। और मैक्रो पैरामीटर आपके इन्वेस्टमेंट से भी जुड़े होते हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी की भी बेहतरी होती है, इकोनॉमी की बेहतरी होती है तो रिटर्न भी बेहतर होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर जैसा कि सुडानी जी बोल रहे हैं कि सभी लोग इन्वेस्टमेंट करें भारत में तो इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी और रिटर्न भी बेटर मिलेगा, क्या एक कोई सीधा संबंध बनता है इस तरह का? इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल इसके उपयोग में सावधानी बरतना है। लेकिन कुछ सावधानियां रखकर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन करने के लिए बैंक की ओर से दिए गए पासवर्ड की जरूरत होती है। लॉगिन करने के बाद इस पासवर्ड को बदल देना चाहिए। इसके अलावा लगातार अपने पासवर्ड को बदलते रहें। किसी साइबर कैफे या फिर लाइब्रेरी जैसी जगहों में पब्लिक कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने से बचें। अगर ऐसी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जरूरी है तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के साथ ही कंप्यूटर से टेम्पररी फाइल डिलीट करें। यदि कोई आपको कॉल करे या ईमेल के जरिए पर्सनल डिटेल की जानकारी मांगे तो उसे कोई जानकारी नहीं दें, क्योंकि बैंक कर्मी कभी भी फोन या ईमेल के जरिए कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं पूछता है। फ्रॉड करने वाले लोग कई बार ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट के लिंक ईमेल में भेजते हैं। ऐसे में किसी ईमेल में आए लिंक पर क्लिक करने की बजाय आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर बैंक URL ही टाइप करना चाहिए, क्योंकि फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन करने पर आपका अकाउंट एक्सेस ठगों को मिल सकता है और वे आपका खाता खाली कर सकते हैं। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी में जो मैक्रो पैरामीटर हैं वो काफी कुछ डिसाइड करते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट की आपकी संभावना है और कितना उस पर रिटर्न मिलेगा। राधिका जी जो कि एमफी यानी म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है उसकी आप बोर्ड मेंबर भी हैं। राधिका जी, मुझे लोगों को ये रहता है कि वो निवेश करेंगे किसी कंपनी में, कंपनी की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर कंपनी डूब गई तो हमारा ही पैसा डूबेगा। लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर है कि आप अपना निवेश करें और वो सबके पास जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, तो क्या वो ज्यादा सुरक्षित होता है? जैसे आपने कहा कि खाने में बहुत सारी चीजें होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो क्या म्यूचुअल फंड एक बैलेंस डाइट का रेडीमेड फार्मूला देते हैं क्या? हाँ, आप इसी तरह सोच सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ एक कंपनी में निवेश करें, जैसे आपने कहा, तो कौन सी कंपनी चूज करें? ये आदमी सोचता है कौन सी कंपनी चूज करें, अच्छा करेगी बुरा करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का जो भाव है वो उसकी प्रॉफिट, उसकी अर्निंग्स के बेसिस पे वो होगा। लेकिन अगर आप 50 अच्छी कंपनी में निवेश करें, हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनी ये सालों से सदियों से रही हैं, और आप ये 50 कंपनी सेलेक्ट करने का काम एक प्रोफेशनल को दे दें, तो चांसेस आर कि एक तो आपकी रिस्क एक कंपनी में नहीं है, एक कंपनी खराब हो सकती है, 50 कंपनी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है वो साथ साथ खराब नहीं हो सकती। दूसरा, आप ये काम एक प्रोफेशनल को देने हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं काम कर रहा, जो कि सेबी, जो कि हमारा रेगुलेटर है और बहुत सारे लाखों कंज्यूमर्स के लिए ये काम कर रहा है, उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक तो आपको टाइम और एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि कौन सी कंपनी चूज करें।
दूसरा आपकी रिस्क एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की उससे हो जाती है। तो मैं कहती हूँ लोगों से कि अगर आपका पैर खराब हो जाए तो आप ये तो नहीं कहते ना कि मैं गूगल पे ढूंढ के फिर दवाई दे दूंगा पैर पे या सर पे वो कर लूंगा। मैं एक प्रोफेशनल के पास जाता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिर केमिस्ट के पास जाता हूँ, फिर दवाई लेता हूँ, फिर ठीक हो जाता है। प्रोफेशनल के पास जाने से मेरी रिस्क कम हो जाती है। ऐसी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, उसके पास जाने से आपकी रिस्क कम हो जाती है। और आई थिंक हिंदुस्तान में सुधानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि म्यूचुअल फंड की इतने वैरायटी है। हमने खाने का जिक्र किया, आपको चाइनीज खाना खाना है, साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, आपको इक्विटी चाहिए, आपको नॉन इक्विटी चाहिए, आपको आधा इक्विटी चाहिए, आपको छोटी कंपनी चाहिए, बड़ी कंपनी चाहिए, ये सब आज की तारीख में एक निवेशक के लिए एक्सेसिबल है। और ये नहीं है कि आपको बहुत पैसे होने की जरूरत है, ये 500 रुपए से एक्सेसिबल है और ये आप कल जाके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये भी नहीं है, आपके अलग अलग चॉइसेस के लिए, जैसे मैं और आप, हम लोगों की अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। आप स्वतंत्र जी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हम थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग ऑप्शंस भी बनाए गए हैं इक्विटी में। जी, तो अमेरिका से मान लीजिए आप तुलना करें, आप अमेरिका, आपने कई देशों की मैं आपका बायोग्राफी देख रहा था, एक तरह से बायोग्राफी क्या मतलब एक ब्रीफ देख रहा था। आपने 4 महाद्वीपों में आप रह चुकी हैं और आपने अमेरिका में अपनी शिक्षा ली है। तो अमेरिका के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं आर्थिक आजादी के, निवेश के, वो भारत से कितने अलग हैं? क्या भारत में बेटर ऑप्शन है? लेकिन और दूसरी बात की, भारत में जो पैसा है उसकी कॉस्ट कम, मुझे ऐसा लगता है कि आज ज्यादा है। अमेरिका में आपको चीप मनी ज्यादा अवेलेबल रहता है, कम रिटर्न रहता है, कम इंटरेस्ट रहता है। तो वो जोखिम ले सकते हैं। क्या भारत के लोग भी उतना जोखिम ले सकते हैं रिटर्न के मामले में, निवेश के मामले में? तो आई थिंक एक जो मैंने सीखा है बहुत कंट्रीज में रहने से, कि हिंदुस्तान का मुकाबला एक्चुअली आप यूएस से कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपने ब्रेक पे जाने से पहले इकोनॉमी का जिक्र किया था, हमारी इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी में बहुत फर्क है। इनफैक्ट अगर आप तुलना करना चाहें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी जो लेट 80s और अर्ली 90s में होती थी ना, उसके मुकाबले आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स हैं। और जैसे बाय द वे मेरा मानना है कि यूएस इकोनॉमी 80s के बाद एक 90s गोल्डन पीरियड था यूएस इकोनॉमी के लिए, शायद इंडिया वो एंटर कर रहा है 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की जर्नी का। बहुत सारे मायने हैं, जैसे सुधानी जी ने कहा, अगर आप म्यूचुअल फंड टू जीडीपी एक रेशियो है कि कितने लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं जीडीपी के, उससे तो वो हमारे यहाँ 4-5% होगा, वो यूएस में ऑलमोस्ट 90% होगा। तो इन देशों की मैंने तो सीखा है कि तुलना ही नहीं करनी चाहिए। जहां तक औजारों की बात है, तो आई थिंक जो म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूचुअल फंड औजार है, वो एक्चुअली हर मार्केट में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर कंट्री में, चाहे आप यूएस देखें, चाहे आप फ्रांस देखें, चाहे आप अफ्रीका देखें, एक निवेश का तरीका है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जहां आम आदमी अपना पैसा डालता है। तो ये तो सबसे कॉमन औजार है हर मार्केट में। अब विदेशी मार्केट्स में, बाहर के मार्केट्स में अलग अलग तरह के शायद कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी हमसे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ भी बाय द वे बहुत एवोल्यूशन आ रहा है, बहुत नई नई आइडियाज आ रही है, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी के लिए अभी भी हमारे पास बहुत वैरायटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है जितनी वैरायटी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा वैरायटी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इकोनॉमी ग्रोथ हुई तो वहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी इसलिए ग्रोथ हुई, या म्यूचुअल फंड ग्रोथ हुई इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी? क्या मतलब पहले कौन बढ़ा? पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी इसलिए ग्रोथ हुई, या ग्रोथ आने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी? ये ना दोनों हाथ साथ साथ जाते हैं। देखिए, पहले इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसकी सेविंग की क्षमता ज्यादा होती है, सेविंग की क्षमता ज्यादा होती है तो निवेश की क्षमता ज्यादा होती है, उसमें फिर वो निवेश करती है म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में। म्यूचुअल फंड क्या करता है, जब उसको पैसा आता है तो वो कंपनी के इक्विटी मार्केट में डालता है, वो पैसा कंपनीज को लेंड करता है, वो इकोनॉमी को हेल्प करता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक पॉजिटिव सर्कल कहेंगे जो साथ साथ वर्क करता है। जी सुडानी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि भारत के हालात में आपको क्या लगता है, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश इकोनॉमी को भी हेल्प करता है क्या? स्वतंत्र जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बेसिकली जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा बचाओगे तो आप बचाने के सारे तरीके अपनाओगे। आज की तारीख में जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टर या क्लेवर इन्वेस्टर, वो अब सारे तरीके अपनाएगा।
इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने तो आपको इतनी वैरायटी दे दी कि आप यहाँ पर बैठ के अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज ही पैसा लगा सकते हो। पहले ये नहीं था, आप पूरी दुनिया में कहीं भी पैसा लगा सकते हो। अभी सिर्फ जो एक जगह हम पीछे हैं वो रियल एस्टेट के, हमारे पास में इंडिया में भी रियल एस्टेट के लिस्टिंग अभी कंपनीज के बॉन्ड्स इस तरीके से नहीं आए हैं जिसके अंदर आम आदमी लगा दे। REIT वगैरह में अभी इतना ज्यादा अट्रैक्शंस नहीं है। कुछ दिनों में, साल 2 साल 3 साल में रियल एस्टेट के भी आपके अलग से आ जाएंगे कि दिल्ली की कनॉट प्लेस में आप रियल एस्टेट में ऐसे पैसा लगा दीजिए, बॉम्बे के नरीमन पॉइंट में आप ऐसा लगा दीजिए। स्वतंत्र जी, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और अपन लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, अमेरिका डेवलप कंट्री हो चुका। जैसा राधिका जी ने कहा है, अगले 10 से 15 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड है। आप और हम सब लोग खूब पैसा कमाएंगे और हमारा कंट्री बहुत आगे जाएगा। कई चीजों में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और इंडियन भी न्यू पॉपुलेशन, जो नए लोग हैं, लड़के लड़कियां पैसा कमाते ही आजकल उनमें इतनी अवेयरनेस आ गई है, तुरंत कहते हैं हमारी SIP कर दो। मतलब वो अभी इतना है कि वो SIP और म्यूचुअल फंड को कोरिलेट नहीं कर पाते। कल ही एक क्वेश्चन था कि सर मुझे SIP लेनी है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना। पता है यहाँ तक अवेयरनेस SIP ने इतनी अच्छी अवेयरनेस करी, आप मीडिया वालों ने। तो अपने को लोगों को अवेयरनेस देनी है। आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहिए जिससे आम आदमी को इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिले। और अपने को, बच्चों को प्राइमरी लेवल से ये अपन सरकार को सुझाव देते हैं आपके माध्यम से कि उनके एजुकेशन के बेसिक्स में ये डालना चाहिए। इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। दोनों 22%, दोनों एक दूसरे पूरक है। जी राधिका जी, सवाल ये है कि जैसे निवेश के जो औजार हैं उसमें म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अकेला इक्विटी भी है, बीमा भी है, तो इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्यों है? और वो जो ऑप्शन है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, उसमें भी सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ये निवेशक को एक्सपर्ट पर छोड़ देना चाहिए और उसके पास भी ये जानने का कोई तरीका है कि वो जान सके कि उसके जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छे हैं नहीं है? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मेरा मानना है, हम तो एडवाइस में कहते हैं कि भाई एडवाइजर जरूरी है। जब आप निवेश करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है, शेयर बाजार में ऑप्शन है, बीमा के ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा। अब आप चॉइस कैसे करें? दूसरा, ये बहुत सारी आजकल वेबसाइट्स खुल गई हैं जो आपको बता सकती हैं अच्छा पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया, लेकिन वो ये आपको शायद बता सकती है कि सबसे अच्छा रिटर्न किस म्यूचुअल फंड ने दिया। लेकिन आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी जो सुधानी जी ने गोल्स का जिक्र किया, गोल्स के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, आपको अगर बच्ची की एजुकेशन करनी है या कोई कुछ करना है उसके लिए हिसाब से क्या रहेगा, उसके लिए हमारा मानना है कि एक एक्सपर्ट की राय बहुत जरूरी रहती है। दूसरा क्या होता है, बाजार में उतार चढ़ाव भी होते हैं, ये तो हकीकत है। अभी मार्च 2020 में बाजार 1 महीने में 30% गिर गया। आम निवेशक को डर लगता है कि भाई ये क्या हो गया। वो क्या कहता है कि चलो मैं पैसे निकाल देता हूँ। जब एक एक्सपर्ट की सलाह लेता है तो वो एक्सपर्ट उससे कहता है अच्छा ये पहले भी हो चुका है, ये 2008 में भी हुआ था, फिर मार्केट वापस आ गया, और वो शायद उसे रोक पाए उस गलत टाइम पे पैसे निकालने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आप एक सर्जरी करवाते हैं तो आप गूगल से थोड़े पूछते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, आप प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे, और मैं तो हजारों लाखों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती हूँ, अच्छे लोग हैं हर शहर में, हर स्टेट में, जो ये काम करते हैं, जो एडवाइस दे सकते हैं। हाँ, उसकी फी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको निवेश का एक अच्छा एक्सपीरियंस शुरू करना है तो थोड़ी सी एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं कहती हूँ कि वेबसाइट्स पे है, ये है, उसके बाद भी एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद भी आप खुद भी सीखिए। ये नहीं है कि सब आउटसोर्स कर दीजिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट से बातचीत करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको खुद भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो आप ये जरूर सीखिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, इन दोनों का फर्क क्या है, इक्विटी क्या है, जिससे कि कोई आपका गलत एडवांटेज ना ले। लेकिन जरूर एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी, दो आपकी बात से 2 सवाल निकल रहे हैं। एक तो पर्सनल गोल का बार बार जिक्र होता है, लेकिन पर्सनल गोल आमतौर पर सभी के एक जैसे होते हैं। सभी को अपने बच्चों की जो है ना भविष्य बनाना है, सभी को अपना रिटायरमेंट प्लान लेना है, तो आपको लगता नहीं है कि गोल लगभग समान है सभी के? तो एक कॉमन सा आपको आप लोगों को रोड मैप देना चाहिए कि हाँ भाई, ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है
और उसको मतलब कंफ्यूज ना करें कि भाई पहले आपसे सवाल पूछने आया, आपने उसी से सवाल पूछ लिया, अपना गोल बताओ। वो कहेगा हम तो आपसे पूछने आए थे, आप हमसे पूछ रहे हो। जी राधिका जी। हाँ जाइए सुधांशु जी, गो अहेड। स्वतंत्र जी, बेसिकली जब तक आप गोल, आपने कहा काफी गोल कॉमन है कि आपको भी अपने बच्चे की एजुकेशन करनी है, मुझे भी करनी है, लेकिन अपन दोनों की एज में फर्क है, अपन दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क है, अपन दोनों की इनकम में फर्क है। तो गोल बेस्ड प्लानिंग हमेशा पर्सनलाइज होगी। गोल पता है कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, बच्चे की शादी करनी है, मुझको मकान खरीदना है, 4 साल बाद मुझको फॉरेन जाना है, मुझको नई कार लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। कुछ लोग लाइफ स्टाइल में खर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, बच्चे कोर्ट मैरिज करेंगे, हमको दूसरी प्लानिंग करनी है। तो आपको हमेशा दो चीज को ध्यान रखना है, गोल और गोल के साथ उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट के टूल फाइनल करने हैं वो आपको इन दो चीज के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। अभी आपने कहा कि आपको 2 साल बाद पैसा चाहिए, तो वहां पर इक्विटी का मतलब ही नहीं है। 2 साल के बाद पैसा चाहिए, बैंक एफडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएंगे। लेकिन अगर आपको 15 साल के बाद पैसा चाहिए तो वहां पर बैंक एफडी से मतलब ही नहीं है, वहां इक्विटी में जाएंगे। किसी को 5-6 साल बाद ही पैसा चाहिए तो इक्विटी में हाइब्रिड फंड होता है, जो डेट फंड और इक्विटी का मिक्सचर होता है, वहां पर जाएंगे। तो स्वतंत्र जी, गोल और टाइम ड्यूरेशन ये दोनों मेन पिलर हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है उसके ऊपर। इन्हीं के आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसा मैंने कहा, 2 साल 3 साल के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 100 रुपए के 80 रुपए भी रह सकते हैं। तो आपन तक जो अभी तक लोगों का कहना यह था कि हमको म्यूचुअल फंड्स में नुकसान हो गया या शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, वो सिर्फ इसी कमी से हुआ कि उन्होंने टाइम ड्यूरेशन को नहीं ध्यान रखा और सीधे भेड़ चाल में पैसा लगा दिया। रोज स्वतंत्र जी फोन आते हैं कि सर मेरे 5 लाख रुपए लगा दो इक्विटी में, 10 लाख रुपए 6 महीने में निकालूंगा। अरे भैया, इक्विटी इज नॉट फॉर 6 मंथ्स। ये बेसिक फर्क है स्वतंत्र जी। जी राधिका जी, आप भी इसी सवाल का मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कौन से निवेश जो भी आम आदमी है उसको किन चीजों पर ध्यान रखना होगा है। मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इक्विटी है, डेट है, कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे समझा सकते हैं इनको, और उसके लिए अलग क्यों है। मतलब जैसा सुडानी जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र अलग है तो आपके लिए अलग हो गया, लेकिन आम आदमी जनरली निवेश करता है 25-30 साल की उम्र में। मान लीजिए उसी को पैरामीटर लें तो क्या वो सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे जो गोल हैं? नहीं, सो मेरा सबसे पहला मानना है, इस क्षेत्र को हम अंग्रेजी में पर्सनल फाइनेंस कहते हैं स्वतंत्रता जी। और ये जो पर्सनल फाइनेंस के दो शब्द हैं, इसमें आप नोटिस करिए पर्सनल पहले आता है, फाइनेंस बाद में आता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हर आदमी के हालात अलग होते हैं और वो उम्र से रिलेटेड नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 2 25 साल के लोग हो सकते हैं। अब एक 25 साल का लड़का हो सकता है जिसपे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, माँ बाप, फादर जल्दी गुजर गए हैं, पूरा अर्निंग मेंबर है, बहन की शादी करवानी है, घर खरीदना है। आप सोचिए उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी कम होगी। वो बहुत कम रिस्क लेगा। उसके बहुत सारे गोल्स होंगे कि भाई बहन की शादी करवानी है। जैसे जब मेरे फादर यंग थे तो ही वाज वन ऑफ द फ्यू अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेरे फादर इन लॉ, बहुत जिम्मेदारियां थी। अब मेरा भाई है, वो रहता है, उसकी वाइफ काम करती है, उसको घर खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मम्मी पापा के साथ रहता है। तो 25 साल की उम्र में उसकी फाइनेंशियल हालात तो बहुत अलग है। मैं आज अपने पापा को देखती हूँ, कहने को लोग कहते हैं आई एम 37, तो दे थिंक कि मेरे फादर 70 के हैं, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट मेरे से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं एक्चुअली बहुत सेफ खेलती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत रिस्क टेकिंग प्रोफेशन में हूँ और मेरा हस्बैंड भी उसी रिस्क टेकिंग प्रोफेशन में है। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत कंजर्वेटिव रखते हैं। मेरे फादर 70 साल के हैं, उनकी पेंशन आती है सरकार से, उनका पूरा घर बना हुआ है, बच्चों की सारी लायबिलिटी खत्म हो गई है, कोई गोल ही नहीं है, तो वो 100% इक्विटी करते हैं। तो इस कहानी का कहना ये है कि हर आदमी के हालात अलग होते हैं। तो आप प्लीज अपनी तुलना अपने नेबर से मत करिए कि अच्छा उसने ऐसा किया है, उसका ये प्लान है तो मेरा ऐसा होना चाहिए। आप अलग हैं, आपके प्लान अलग होने चाहिए और आपको अपने हिसाब से बनाने चाहिए।
और कोई इसमें सही गलत नहीं होता। अगर आपको 3 साल में पैसे चाहिए तो आपको चाहिए, उसका मतलब जैसा सुधानी जी ने कहा आप डेट ही करेंगे। अगर आप 20 साल के पैसे छोड़ सकते हैं तो आपकी किस्मत है, तो आप जरूर जाके इक्विटी करिए। तो आप अपने हालात समझिए और अपने हालात के बेसिस पे उन हालातों के हिसाब से जो आप बेस्ट कर सकें वो करिए, लेकिन अपना कंपैरिजन मत करिए। और आज की जो सोशल मीडिया ड्रिवन सोसाइटी है उसमें कंपैरिजन बड़ा कॉमन हो गया है। तो लोग कहते हैं अच्छा मैंने ये इक्विटी कर लिया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, फिर उसे फेसबुक और ट्विटर पे डालते हैं। इस सब में पढ़िए, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। जो हमने शुरुआत फाइनेंशियल फ्रीडम से की, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। इसका ये मतलब है कि मुझे जो पैसे मिले उससे मुझे अच्छा जीवन गुजारना है बिना स्ट्रेस के, बस उतना है। जी, बार बार लोग चर्चा करते हैं डेट फंड, बॉन्ड फंड, ये एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? और ये कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है क्या इक्विटी की तुलना में? इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। तो डेट फंड और बॉन्ड फंड एक ही चीज है बेसिकली। ये एफडी तो सबने सुना है। एफडी क्या करते हैं? एफडी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है जहां आप बैंक को पैसा देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं, 3 साल के लिए देते हैं, जितने साल के लिए देते हैं। एफडी की जगह आप डेट फंड कर सकते हैं। डेट फंड क्या है? डेट फंड एक म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपके इक्विटी फंड चलाती है, जहां आप एसआईपी करते हैं, वो ही डेट फंड चलाती हैं। डेट फंड में म्यूचुअल, जब एक इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदती है, जब आप मुझे इक्विटी फंड में पैसा देते हैं, मैं कंपनी के शेयरों में निवेश करती हूँ। तो मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया, टीसीएस का शेयर ले लिया। जब आप मुझे डेट फंड में पैसा देते हैं तो मैं कंपनीज को पैसा लेंड करती हूँ, ब्याज पे देती हूँ पैसा, जिसे हम जानते हैं। उम्मीद है, और अलग अलग तरह के डेट फंड हैं, तो जो हाई क्वालिटी डेट फंड है उनमें मैं सरकारी कंपनियों को ब्याज पे पैसा दूंगी, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। और आमतौर से जैसे अगर आप सरकारी कंपनी जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पैसा दें तो वो सेफ्टी है, वो पूरी सेफ्टी आपको मिलेगी। तो आप डेट फंड में पैसा डाल सकते हैं, सेफ्टी का पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि सुधानी जी ने कहा, कभी कभी एफडी में तो आपको ब्रेकेज की पेनल्टी या उसका इश्यू होगा, यहाँ वो भी नहीं होगा। बस एक बात जानिए कि अच्छे क्वालिटी के डेट फंड में पैसा डालिए। और डेट फंड का एक फायदा है कि एफडी में आप पूरा टैक्स देते हैं। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में है, तो आप पूरा टैक्स देते हैं। डेट फंड में एक्चुअली आपका टैक्सेशन कम रहता है, तो ये आपको फायदा हो जाता है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी, और आपने, आई एम ग्लैड ये सवाल पूछा, म्यूचुअल फंड एक तरह का नहीं होता। म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है अलग अलग चीजें करने का। आप गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप निफ्टी का भी कर सकते हैं, आप डेट का भी कर सकते हैं, और आप बाहर के शेयर्स का भी कर सकते हैं, आप गूगल भी खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। तो डेट फंड क्या जो कम रिस्क एपेटाइट, आपने कहा कि रिस्क एपेटाइट हर आदमी की अलग अलग होती है, तो वो डेट फंड क्या ज्यादा सुरक्षित है? राधिका जी, क्या वो डेट फंड जो जिसको 30,000 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, जो आदमी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, तो क्या उनके लिए डेट फंड ज्यादा एडवाइजेबल है? हाँ, तो जो आपको अपना गोल्स का सेफ्टी का हिस्सा करना है, जो आप एफडी में लगाते थे, वो आप डेट फंड में लगा सकते हैं। आपको 2 साल का पैसा लगाना है, 6 महीने का पैसा लगाना है, 3 साल का पैसा लगाना है, वो आप डेट फंड में लगा सकते हैं। तो ये सुरक्षित ज्यादा है क्या एफडी की तुलना में, या फिर जो है ना आप इक्विटी की तुलना में, या बीमा पे बात करेंगे अभी, तो सुरक्षित? जी, इक्विटी से कंपेयर नहीं कर सकते। इक्विटी आपका रिस्क टेकिंग एसेट क्लास है, डेट आपका सेफ्टी एसेट क्लास है। जैसे आपको एफडी सुरक्षित लगती है, ये वैसे सुरक्षित होना चाहिए। तो इसका कंपैरिजन आप इक्विटी से मत करिए, इसका कंपैरिजन आप एफडी से करिए। ओके, एफडी से। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग रोड मैप है सेफ्टी का या इन्वेस्टमेंट का? मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। आई एम श्योर सुधानी जी व्यू दे सकते हैं। निवेश तो निवेश होता है, जो महिला के लिए सही है वो पुरुष के लिए सही है। बस एक बात मैं महिला के लिए कहूंगी कि ये काम किसी और को करने मत दीजिए। ये जो निवेश का काम है, और सुधानी जी मुस्कुरा रहे हैं, आउटसोर्स मत कीजिए। हमें लगता है कि ये काम अपने पति को दे दो, अपने भाई को दे दो, अपने फादर को दे दो। हिंदुस्तानी महिला क्या कुछ नहीं कर सकती। एक तो सुधानी जी ने कहा सेविंग की तो हमें आदत बहुत अच्छी है। वो हम तो यूपी के हैं, तो हमारे यहाँ तो गुप्तधन होता था जो मम्मी को मिलता था पापा से पैसे बचाने के लिए। और हमें पता है कि गुप्तधन की क्वालिटी कितनी बड़ी थी, राशि कितनी बड़ी थी डिमोनेटाइजेशन में। तो आप में क्षमता तो है निवेश करने की, सेविंग करने की। निवेश करना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। निवेश करने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं सीखना पड़ता। और हिंदुस्तानी महिला आज की तारीख में ओलंपिक मेडल जीत रही है, बैंक चला रही है, कंपनी चला रही है, क्या निवेश नहीं कर सकती?
एंड एज ही सेड, सुधानी जी ने कहा, आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं खासकर शादी के बाद। तो आत्मनिर्भरता अगर आपको महिला के तौर पे चाहिए तो प्लीज ये काम आउटसोर्स मत करिए, खुद करिए। जी सुधानी जी, आपको क्या महिलाओं की, अगर महिलाएं आपके फील्ड में आती हैं, क्योंकि जब आप निवेश करने की जो है ना रणनीति बनाएंगी, निवेश करना सीखेंगी, तो एडवाइजर भी बनेंगी, कि आपको लगता है कि अगर राधिका जी जैसी सक्षम महिलाएं आपके सामने आई तो आपको उसको कुछ भय लग रहा है कि आपके इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन हो जाएगा? नहीं नहीं स्वतंत्र जी, सबसे पहली बात तो भय नामक तो कोई चीज ही नहीं होती। इंडस्ट्री में जितने ज्यादा लोग आएंगे, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तो उतनी इंडस्ट्री ग्रो करती है। इंडस्ट्री में तो ग्रोथ आती है क्योंकि हम ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। और बनिस्पत पुरुष के, मैं पुरुष होने के बाद भी इस चीज को स्वीकार करूंगा कि बनिस्पत पुरुष के महिला किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है। ये एक फैक्ट है। महिला ने अपना ये रोल अपना बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में साबित भी किया है कि वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अच्छी एडवाइजर हो सकती है। रही बात यह कि आपने कहा कि महिलाओं को, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम चीज टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर महिला को विदाउट फेल, आई एम यूजिंग द वर्ड विदाउट फेल, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी हो उतना करना चाहिए। स्वतंत्र जी, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट हम दूसरे लोगों के लिए, गोल के लिए करते हैं, दूसरे इन द सेंस कि बच्चों की एजुकेशन की, बिटिया के उसके लिए करते हैं। सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हम अपने लिए करते हैं। तो हर महिला को अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करनी चाहिए। और हर प्राउड पेरेंट्स को इमीडिएटली बच्चों के 18 साल होते ही, बल्कि मैं तो 2, 4, 5 साल की एज में बोल देता हूं, 18 साल होते ही एक छोटा सा कॉर्पस रिटायरमेंट प्लानिंग का कर दें। और जब बच्चे की शादी हो, आजकल जनरली शादी 24, 25, 26 साल की एज में हो गई, तो 7-8 साल में इतना अच्छा कॉर्पस बन जाता है उस रिटायरमेंट प्लान का, उसको अपनी बच्ची को गिफ्ट कर दो। बच्ची को समझाओ कि बेटा, हम लोग अपना गोल्ड कब बेचते हैं स्वतंत्र जी? जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइटनेस आती है। ये बिटिया तेरा गोल्ड है, रिटायरमेंट प्लान, इसको कोशिश करना कभी नहीं बेचे, इमरजेंसी में जब जरूरत तब निकालना। तो 10, 20, 30 साल में वो इतना बड़ा कॉर्पस बन जाता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट रिटायरमेंट पॉलिसी वो लेडी, वो बच्ची पूरी लाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी रह सकती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। तो यही हमारे इंडिपेंडेंस डे का मतलब है। हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। राधिका जी, संक्षेप में बता सकें कि भारत भी लगातार पीएम मोदी भारत के आत्मनिर्भर की, भारत की बात करते हैं, आर्थिक आजादी, बस उसका ही एक पर्यायवाची है आर्थिक आत्मनिर्भरता। भारत और देश के संदर्भ में बात करें तो जो हमारा रोड मैप है आर्थिक आत्मनिर्भरता का, क्या वो रोड मैप आपको लगता है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, आपने काफी दुनिया देखी है जिसको कहा जाता है, क्या कहेंगे वो सही मैप है क्या? बिल्कुल सही मैप है। एंड आई थिंक अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हर हिंदुस्तानी को आर्थिक आजादी मिले, वो सेव करे, वो निवेश करे, और वो एक ऐसी लाइफ जिए, आत्मनिर्भर लाइफ जिए, जहां वो अपने फैसले ले सकता है, ग्रोइंग हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि, और ये हमने बहुत देखा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है हिंदुस्तान की, वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो ग्रोथ चाहती है, वो ये नहीं चाहती, शायद वो एक अलग पीढ़ी है 20 साल पहले की। 20 साल पहले की जो एक पीढ़ी थी मेरे फादर के टाइम, बहुत स्कार्सिटी में पली थी। ये एक अबंडेंस की पीढ़ी है, ये हर चीज में एक रफ्तार चाहती है इकोनॉमी ग्रो करे, खुद के हालात ग्रो करें, करियर ग्रो करे, जॉब करे। तो उसके लिए उसे सेविंग, निवेश, और ये सुनना भी नहीं चाहती किसी की, बाय द वे। तो ये आत्मनिर्भरता चाहती है, ग्रोथ चाहती है, उसके लिए सेविंग और निवेश एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जी, लेकिन भारत की एक हकीकत बेरोजगारी भी है, भारत की एक हकीकत जो है ना गरीबी भी है। ऐसे समय में आपको सबसे, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत संपन्न बने, भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सभी लोग आर्थिक रूप से आजाद हों, क्या और रोड करेक्शन, जो रोड मैप में करेक्शन होना चाहिए भारत का रोड मैप, वो आप एडवाइज करना चाहेंगे क्या?
आई थिंक देखिए, भारत को तो बहुत साल लगेंगे आई थिंक एक डेवलप्ड देश को कंपेयर करने में, लेकिन ये जो सफर है ये धीरे धीरे ही तय होगा। ये तो 10 साल में तय नहीं होगा, ये 20 साल में अनफॉर्चुनेटली तय नहीं होगा। लेकिन आई थिंक इफ वी गो फ्रॉम अ कंट्री, हिंदुस्तान को हमेशा कहते हैं, सुधादीन जी ने कहा था कंट्री ऑफ सेवर्स। पहले हम एक कंट्री ऑफ सेवर्स थे, रियल एस्टेट में, गोल्ड में निवेश करते थे। ग्रेजुअली इफ वी मूव टू ए कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स तो एक बहुत अच्छी चीज होगी भारत के लिए। जी सुडानी जी, मैं भी आपसे भी चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें कि भारत के जो रोड मैप है ग्रोथ का, जो आत्मनिर्भरता का, उसमें करेक्शन कितना आप देख रहे हैं, क्या करेक्शन देख रहे हैं? बेसिकली भारत का या किसी भी कंट्री का रोड मैप, कंट्री तभी प्रोग्रेस करेगा जब उस कंट्री के सब लोग प्रोग्रेस करेंगे। आपके माध्यम से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति को जितनी उसकी इनकम है, अगर उस इनकम का सिर्फ 20% 15 साल तक सेव कर ले किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता है। अपने को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने को सेविंग्स को बढ़ानी है। सेविंग्स के तरीके बाद में बात करें, पहले सेविंग्स की आदत डालें। तो ये अपना बहुत तरीका है, बहुत जरूरी चीज है। आप लोगों के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है, लोग अपना पैसा बचाने के लिए सोच रहे हैं, जैसा राधिका जी ने भी कहा। तो लोगों को पैसा बचाने की आदत डल रही है और धीरे धीरे हम लोग इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। और इक्विटी में जितना ज्यादा पैसा जाएगा वो कंट्री के डेवलपमेंट में उतना ज्यादा काम आएगा। हम निसंदेह अगले 15 से 20 साल में डेवलप कंट्रीज बनेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा के आप ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अगर इक्विटी में पैसा ग्रोथ के लिए जाता है भारत की, तो क्या गोल्ड में, एफडी में निवेश क्या उस भारत की आर्थिक तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं करता कंपैरेटिवली? मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि एफडी के अंदर वही पैसा जाना चाहिए जो हमारा इमरजेंसी फंड है 6 महीने। नौकरों की बात कर रहा हूँ। क्या अगर एक आदमी इक्विटी में निवेश करता है, या एक देश मान लीजिए इक्विटी में ज्यादा निवेश करता है, दूसरा देश गोल्ड में और आपका एफडी में ज्यादा निवेश करता है, तो ग्रोथ की संभावना किसमें ज्यादा है? इक्विटी में ज्यादा संभावना है। इक्विटी में निवेश करके पूरा एफडीआई, पूरा फॉरेन का पैसा आता है, पूरे फॉरेन की आप प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस की हब बन सकते हो। जैसे चाइना आज हब बन गया। तो अगर इक्विटी के अंदर हमारा इक्विटी मार्केट, किसी भी देश को मापने का, उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इक्विटी मार्केट ही पैरामीटर है। आज आपके पास कितना गोल्ड है, वो पैरामीटर आपको लोन लेने के काम आता है। कंट्री कितना विकास कर रहा है उसके लिए सेंसेक्स निफ्टी काम आता है। तो इक्विटी उस कंट्री के विकास का मापदंड है। जितना इक्विटी मार्केट ग्रो करेगा उतना ही लोगों, आप और हम ज्यादा चीजों को समझेंगे। राघव जी, संक्षेप में क्या आप एडवाइस करेंगे कि लोग गोल्ड में निवेश ना करें देश के हित के लिए? ऐसा नहीं कहा मैंने भी ऐसा नहीं कहा। राजेश जी संक्षेप में, क्योंकि महिलाएं गोल्ड में निवेश करती हैं, गोल्ड पे उनकी नजर रहती है, तो क्या देश के हित के लिए आप कहेंगे कि गोल्ड के बजाय आप डेट फंड में जाएं, इक्विटी में जाएं? बिल्कुल संक्षेप में राधिका जी। अच्छा, तो आई थिंक सी देश की ग्रोथ तो होगी जब इक्विटी मार्केट की ग्रोथ होगी। ये तो सुधानी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आप कंपनियों को कैपिटल दे रहे हैं बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, हमारा जो इक्विटी मार्केट है, पहले एक फॉरेन इन्वेस्टर डोमिनेटेड मार्केट होता था, बाहर का पैसा आता था और लोग कहते थे अच्छा एफआईआई का पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और जो रिटेल इन्वेस्टर के चक्कर में ओवर द लास्ट 10 years ये बदलाव आने लगा है। एक कैपिटल मार्केट भी हमारा आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है, जहां की डोमेस्टिक इन्वेस्टर, आजकल लोग एफआईआई फ्लो की कम बात करते हैं, मैं बताऊं एसआईपी फ्लो कितना है उतनी बात करते हैं। ये हम लोगों ने निवेश कर करके अपने छोटे से 500 रुपए लगा के अपने कैपिटल मार्केट को बहुत आत्मनिर्भर बनाया है। इस बात का मुझे भी बहुत गर्व है। गोल्ड तो एक्चुअली इंपोर्ट होता है, तो गोल्ड जब आप निवेश करते हैं, आप देश की तरक्की के लिए काम नहीं करते। एफडी में जब आप निवेश करते हैं तो देश का सेविंग्स बढ़ता है, लेकिन रियल ग्रोथ जो एक इकोनॉमी की होती है वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से होती है। बिल्कुल, तो हर चीज के साफ सटीक जवाब हमें मिले हैं। मेरी कोशिश रही है कि मैं जितने आम आदमी की उलझन होती है निवेश के बारे में, वो सारे सवाल पूछूं, मैक्रो से लेकर माइक्रो। उम्मीद करना चाहिए कि आप सभी लोगों को उन सवालों के जवाब मिले होंगे। बचत सबसे अच्छा तरीका है और देश की ग्रोथ का तरीका है। और अगर आजादी के अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, अगर ये आदत हमारे देश को लग जाती है, तो देश की ग्रोथ का जो आगे भविष्य में नक्शा बदलने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी तरक्की का जो पीएम मोदी भी सपना देख रहे हैं, सभी लोग सपना देख रहे हैं, उसका कोई रुकावट उसमें नहीं आएगी। आप दोनों लोग, राधिका जी और सुडानी जी, चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथकट। नमस्कार।